नमस्कार। कार्यक्रम आईना के अगले भाग में हम मुलाकात करते हैं मंदसौर उद्यानिकी महाविद्यालय के नवनियुक्त डीन आर.एस. चुंडावत जी से। उनसे बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं। कृषि के क्षेत्र में इस महाविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है और आप भी लंबे समय से यहाँ पर इस क्षेत्र में आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। कई अवार्ड, कई मेडल आपको प्राप्त हुए। इस संबंध में हम विस्तार से जानकारी लेंगे, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदसौर उद्यानिकी महाविद्यालय के अंदर यह पहला अवसर है जब मंदसौर के किसी स्थानीय व्यक्ति को यह सम्मानपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। सर, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। एक लंबे समय से आप कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक के तौर पर आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक आपके द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए गए हैं जो मंदसौर के किसानों को, खासकर देश के किसानों को फायदा मिला हो, क्योंकि मंदसौर एक कृषि प्रधान जिला है। हमारे यहाँ एक औषधि और सगंध परियोजना कार्य कर रही है जी। उसमें मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ जी। और इस योजनाओं की जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं। इस योजना के अंदर जो मैंडेटरी क्रॉप्स हैं वो मुख्य रूप से खरीफ में होने वाली अजगंध है, सफ़ेद मूसली है, और रबी के अंदर अफीम होता है यहाँ पर, और असारिया होता है, और इसबगोल होता है। तो इस ढंग की मैंडेटरी क्रॉप्स यहाँ पर होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मेडिसिनल क्रॉप होते हुए भी बड़े एरिया में कल्टीवेशन में है। अजगंध का हमारे यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, इसबगोल का हमारे यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, और इन सभी वैरायटियों की लगभग हमने कुल 15 वैरायटियाँ डेवलप की हैं, और जो किसानों के क्षेत्र में उगाई जा रही हैं और किसान उससे संतुष्ट होते हैं। तो अफीम में हमारी MOP 540 है और 16 करके वैरायटी है। अभी रिसेंटली हमने असारिया के अंदर 3 वैरायटी डेवलप की हैं, 3 वैरायटी। तो इसके अंदर जो एक वैरायटी है 1007 करके, वो उसमें नॉन लॉजिंग कैरेक्टर है, गिरती नहीं है वो, तो उसके कारण किसान इसको बहुत ही लाइक कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने तुलसी की भी 2 जातियाँ डेवलप की है और वो विकास इनका प्रगति पर है। तो ये सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आमतौर पर हमारे देश के अंदर कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर जब अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल लगती हैं तो उन पर अलग अलग बीमारियाँ भी आती हैं। तो सर, बीमारियाँ मंदसौर जिले में मुख्यतः कौन सी है और उसके रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ की जो फसल है उसमें डाउनी मिल्ड्यू एक आती है, काली मिस्सी जिसको बोलते हैं किसानी भाषा में, काली मिस्सी, और एक पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये धोली मिस्सी कहते हैं इसको। और ये अफीम में प्राय काफ़ी ज़्यादा आती है, और धोली मिस्सी लगभग सब फसलों में आती है। और इसके अलावा लीफ ब्लाइट करके एक बहुत ही प्रमुख बीमारी है, और जड़ों में होने वाली जड़ सड़न एक बीमारी है, और तनों पे लगने वाली तना सड़न, ये ढंग की प्रमुख बीमारियां हैं। तो समय समय पर हम सीड ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं किसानों को, और बीमारी आने के बाद भी कई उपचार जो होते हैं वो बताए जाते हैं, और किसान उससे संतोषप्रद होकर हमारे महाविद्यालय से जाता है। अभी तक आप इस महाविद्यालय के अंदर आप एक वरिष्ठ साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। अब आपको यह महत्वपूर्ण पद मिल गया आपको डीन का। तो आपने क्या योजना बनाई कि मंदसौर किसानों को उपलब्धि हासिल हो, उनको जो नारा है भारत सरकार की कि कृषि के अंदर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, उसके लिए आप क्या योजना बना के चल रहे हैं? जैसा मैंने बताया आपको कि मैं औषधि और सगंध परियोजना में कार्य कर रहा हूँ, और आपको पता ही होगा कि मालवा के पठार में सोयाबीन खरीफ में होने वाली एक प्रमुख फसल है, और इसने अपना एरिया बहुत ही ज़्यादा जकड़ रखा है। हर किसान का 95% जो कल्टीवेटेड एरिया है वो सोयाबीन में है, और सोयाबीन नो डाउट एक वरदान फसल के रूप में साबित हुई है। जो किसान साइकिल पे घूमता था वो आज कारों में और ट्रैक्टर में घूम रहा है, लेकिन सतत इसके उत्पादन से, कल्टीवेशन से, एक मोनोकल्चर डेवलप होने से इसका उत्पादन कम हो गया। वहीं मालवा के पठार में सैलिनाइजेशन हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, लवणों का एकत्रीकरण मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता जा रहा है, और पानी की कमी भी होती जा रही है। जैसा मालवा को हम बोलते थे पग पग रोटी और डग डग नीर, तो वो चीज़ मालवा में रही नहीं। तो हमारे प्रोजेक्ट औषधि और सगंध परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है
कि हम हमारी जो फसलें हैं इनका फैलाव करें और सोयाबीन के मोनोकल्चर को ब्रेक करें। वहीं जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उन टेक्नोलॉजी को अंतिम किसान तक पहुंचाएं। और टेक्नोलॉजी हमारी जो है बिल्कुल परकोलेटिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल है और किसान उसको अपना रहा है और उसका लाभान्वित हो रहा है। हमारे प्रोजेक्ट के वर्किंग के हिसाब से 2016 में भारतवर्ष के स्तर पर इसको प्रथम स्थान मिला है मंदसौर प्रोजेक्ट को। तो उस टीम का मैं सक्रिय सदस्य था। 2016 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और 2019 के अंदर बेंगलोर की एक संस्था ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से है, तो वो मुझे प्रदान 2019 में किया गया। तो ये उपलब्धि मेरी इसमें रही। और मैं डीन के पद पर काबिज होने के बाद जो तीनों विंग्स हैं हमारी, अनुसंधान की, शिक्षण की और प्रसार की, तो इन तीनों विंग्स में हमारी योजनाएं बनाई हैं उसके हिसाब से कार्य करेंगे, ताकि जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है अनुसंधान में, वो टेक्नोलॉजी हमारी विस्तार के माध्यम से किसानों तक पहुँचे। इसका माध्यम हमारा प्रशिक्षण रहेगा और प्रदर्शन रहेगा। तो ये हमारी योजनाएं हैं। सर, आमतौर पर कहा जाता है कि कोई भी फसल खेत के अंदर 2-3 साल से ज़्यादा उगाई जाती है तो मिट्टी की जो क्षमता वो ख़त्म होने लगती है, उसमें सूक्ष्म तत्व और जो अन्य तत्व होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे किसान लगातार एक ही फसल बार बार उगाता है। दूसरी बात आती है फसल कटने के समय जो पराली बच जाती है उसको नहीं जलाने के लिए भी आपके द्वारा और सरकार के द्वारा बार बार आह्वान किया जाता है, मगर फिर भी कई किसान हैं जो पराली खेत के अंदर ही जला के उसके सूक्ष्म तत्वों और कीटों को उसके अंदर खत्म कर देते हैं। एक बड़ी चिंता वाली बात है, मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है इससे। तो सर, इसके लिए भी आप क्या एक कुछ पहल करेंगे कि ताकि कम से कम जिले के किसानों में तो जागरूकता आए इसके लिए? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, पराली वाला। ये जो किसान जलाते हैं तो इन किसानों को ये जो है फसल अवशेषों को बिल्कुल जलाना नहीं चाहिए। अब ऐसे यंत्र भी उपलब्ध हो गए हैं जो कि गेहूं की फसल को खास करके बिल्कुल ज़मीन के स्तर से काट लेते हैं और वो कटा हुआ हिस्सा दूसरे यंत्र के दूसरे कक्ष में जाकर वो भूसा बना देता है और वो भूसा एक जगह जाके इकट्ठे हो जाता है। तो पराली जलाने से जो कार्बनिक अवशेष जो मिट्टी में मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं पाते और उससे मिट्टी का नुकसान होता है। और मिट्टी का एक बहुत बड़ा जो गुण होता है वो होता है पीएच। तो पीएच जो है मतलब कि अम्लीयता और क्षारीयता मिट्टी की प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में रहेगा तो पीएच हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। और पीएच जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो सभी पोषक तत्वों का वितरण समान रूप से तो सही तरीके से होगा। अभी जैसा आपने बोला था कि अपने मालवा में कहावत है कि पग पग रोटी डग डग नीर, मालवा माटी गहन गंभीर। और उससे जुड़ी बात यह है कि देश के अंदर कई प्रकार की औषधीय फसलें होती हैं, मगर मंदसौर जिले का सौभाग्य है कि यहाँ पर 125 से ज़्यादा औषधीय फसलों का उत्पादन होता है। शायद देश में ये एकमात्र ऐसा जिला होगा जहाँ इतनी औषधीय फसलें यहाँ पर किसान उगाता है, उत्पादित करता है। मगर सर, फिर भी कुछ समस्या ये आती है, उगा तो लेता है वो, मगर उनको मार्केटिंग की दिक्कत आती है। हालांकि ये विषय आपका नहीं है, पर क्या आप मंदसौर के निवासी होने के नाते और एक डीन के पद पर आसीन होने के बाद में क्या इस विषय में भी सोचेंगे कि उनको मार्केटिंग का भी मौका मिले, मार्केट मिले उनको, ऐसा कुछ? हाँ, ये भी प्रश्न आपका सही है, क्योंकि उत्पादन करना एक अलग उद्देश्य होता है और उसका डिस्पोजल एक अलग उद्देश्य होता है। तो ई मार्केटिंग आप जो आजकल जो शुरू हुआ है, तो ई मार्केटिंग के माध्यम से किसान विभिन्न जो स्रोत को ज्ञात कर लेता है और कहाँ किस फसल का डिस्पोजल होना है वो उसको ज्ञान हो जाता है और वो वहाँ तक चला जाता है। अब हमारे यहाँ लहसुन जो है काफ़ी दूर दूर से आती है, वो यहाँ जानकारी ले लेते हैं। और वैसे नीमच की जो मंडी है ये अपने पास का जो ज़िला है, पहले मंदसौर का हिस्सा था, ये हर्बल मंडी लगभग के हिसाब से इसमें सभी प्रोडक्ट आते हैं। और काफ़ी दूर से इवन आंध्र प्रदेश से किसान जो है यहाँ पर अपने फसलों औषधि फसलों को लेके यहाँ आते हैं और उनको संतोषप्रद जो है उनको उपज के जो है कीमत मिलती है और वो संतोष होकर जाते हैं। अभी आपने लहसुन की बात करी, यानी कि गार्लिक की बात करी। एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत मंदसौर जिले को लहसुन के लिए ही चुना गया है। आमतौर पर देखने में ये आता है कि मंदसौर जिले के किसान जो लहसुन उगा रहे हैं
वो अमूमन भारी क्षेत्रों की लहसुन है, ऊटी की लहसुन है या कहीं और ब्रांडेड लहसुन है। क्या आप व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचते हैं कि मंदसौर का भी एक लहसुन का ब्रांड होना चाहिए जो पूरे देश में फैले और मंदसौर का नाम और किसानों को लाभ दे सके? ऐसी कोई योजना या ऐसा कुछ विचार किया जा सकता है इस पर? हाँ, देखिए, फसल के प्रॉपर उत्पादन के लिए हमने फसल जोन बनाए हुए हैं और फसल जोन के अंदर भी हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए हुए हैं। तो इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पर्टिकुलर मिट्टी के हिसाब से, पर्टिकुलर क्लाइमेट के हिसाब से पर्टिकुलर ही फसलें उगाई जाती है। अब हमारे यहाँ का जो किसान है ऊँटी से लहसुन बुलवा लेता है, जैसा कि आपका प्रश्न था। तो ऊँटी एक टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब ठंडे प्रदेश है, और वहाँ की फसल जब यहाँ आती है तो उसको उगने में एक तो बहुत टाइम लगता है और तमाम उसकी समस्याएं हैं। उससे समस्याओं से किसान जूझता है और कभी उसको कीमत मिल जाती, कभी नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ की जो लोकल जो है, जी हाँ, एक तो महादेव के नाम से एक लहसुन है, काफ़ी फेमस है। तो उसकी जो छिलका है लाल होता है, तो वो छिलके वाली रंग की फसल लहसुन को यदि किसान उगाता है। वहीं एक रिकमेंडेशन बड़ी लहसुन के अंदर हमने पोटाश की दी है। पोटाश खाद को हम 3 भागों में बांट के देंगे बोते समय, एक 50 दिन पर और एक 75 दिन पर। तो उस लहसुन के कंद के अंदर पर्दे बराबर संख्या में बनेंगे और पक्के पर्दे बनेंगे और उनकी भंडारण क्षमता उस लहसुन की अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ मंदसौर का ब्रांड रहेगा ये लहसुन, मंदसौर का, ताकि लोग जाने कि मंदसौर की लहसुन है। और यहाँ की मिट्टी में वैसे भी काफ़ी कुछ तत्व हैं, तो उनमें औषधीय गुण बढ़ जाते हैं उनके अंदर, उनका जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है, लंबे समय तक आप उनको संग्रहित करके रख सकते हैं। हाँ, उन लहसुनों को बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सही कहा है, भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। और जैसा मैंने बताया पोटाश का जिक्र किया वो, उसके अलावा करीब 80-90 दिन पे कुछ हार्मोन्स का भी स्प्रे किया जाता है इसमें। तो वो हार्मोन्स जो है भंडारण में सहायता करते हैं। अब आपसे एक आखिरी प्रश्न ये कि मंदसौर जिले का जो किसान है वो अभी तक अमूमन परंपरागत ढंग से खेती करता चला आ रहा है। आवश्यकता अब इस बात की है कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करें। तो इसके लिए आप इस पद के माध्यम से क्या प्रयास करेंगे? इस पद के माध्यम से देखिए, खेती के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर आजकल माना जा रहा है कि अच्छी वो जो है मतलब लाभ वाली खेती। तो जो कास्ट बेनिफिट रेशो है वो किसानों का जो है जितना अच्छा रहेगा उतना किसान खुश रहेगा। तो कम लागत की तकनीकी की हमने कई डेवलप की हैं, तो वो किसानों को हम बताते हैं। जैसे कि सीड ट्रीटमेंट का उपयोग करें, प्रॉपर टाइम पे सोइंग करें, और एक फफूंद, मित्र फफूंद होती है ट्राइकोडर्मा, मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। वहीं वर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक खाद है, इसका भी किसान प्रयोग करें। तो ये कम लागत की चीज़ें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खेती के अंदर समय होता है। तो समय पर यदि हम कर लेते हैं तो हमारी 25% जो है कास्ट पेस्टिसाइड की वैसी बच जाती है। कई फसलें, जैसे आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, सरसों को यदि हम श्राद्धों में लगा दें तो एक भी पैसा आपको कीटनाशी में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसी ढंग से पाउडरी मिल्ड्यू, जैसा मैंने बताया आपको, धोली मस्ती जो आती है, ये मेथी में बहुत आती है। मेथी हमारे यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो मेथी को भी हम समय पर लगाते हैं, अक्टूबर और 2-5 नवंबर तक लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप इसके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मोला भी आएगा मेथी के अंदर और धोली मस्ती भी आएगी। उत्पादन भी कम होगा फिर? तो उत्पादन भी कम होता ही है। बीज भी छोटा रहेगा फिर उसका? हाँ, बीज भी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें देखकर किसान भाई कृषि को लाभ का धंधा बना सकते हैं। अब चलते चलते आपसे ये बात कि चूँकि कृषि महाविद्यालय किसानों की समस्याओं का निराकरण आपके माध्यम से होता है, तो किसान भाई यदि आपके यहाँ पर आना चाहते हैं समस्याओं का निराकरण के लिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? किसानों के लिए यहाँ बाकायदा हमने एक जो है केयर सेंटर बना रखा है, फार्मर्स केयर सेंटर। वो अपने उनको हिदायत दी हुई है और कई किसान हमारे मोबाइल से जुड़े हुए हैं और उनको बताया गया है कि आपको यदि सही निदान चाहिए तो आप प्लांट सैंपल लेके आओ। प्लांट को देख के हमारे वैज्ञानिक उसको सही स्थिति का जायजा ले सकते हैं और जो फील्ड की हिस्ट्री है वो भी जान लेते हैं और पौधे को भी जान लेते हैं। उसके हिसाब से जो है रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस महाविद्यालय में पूरे वर्ष भर कृषक आते ही रहते हैं, खास करके लहसुन के
और अफीम के, धनिए के, मेथी के, ये फसल कृषक आते ही रहते हैं। गेहूँ एक फसल ऐसी फसल है, हार्डी फसल है, जिसके अंदर कीड़ा बहुत कम लगता है, समस्याएं कम हैं और उसके काफ़ी बड़े प्लस हैं, इसलिए उसका काफ़ी बड़ा एरिया है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है पैटर्न है वो सोयाबीन व्हीट बेस्ड पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम है यहाँ का। तो इस ढंग की चीज़ें हैं, तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और किसान जो भी आता है हम उसका पहले स्वागत करते हैं और उसकी समस्या का पूरा संतोषप्रद से निदान करते हैं। जी, तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे मंदसौर उद्यानिकी महाविद्यालय के नवनियुक्त डीन आर.एस. चुंडावत जी से। जैसे हम बता चुके हैं आपको, आप मंदसौर के ही निवासी हैं, तो मंदसौर के किसानों की समस्याओं से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मंदसौर ज़िले के अंदर खेती करने में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और कौन सी फसल को किस ढंग से उगाना चाहिए और कब उगाना चाहिए। उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में मंदसौर के अंदर जो कृषि का क्षेत्र है वो और ज़्यादा विस्तारित होगा और ज़्यादा विकास करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद।